हाँ भाई, लास्ट क्लास में कोई डाउट है? हाइगन प्रिंसिपल पे बात कर रहे थे शायद। वेव फ्रंट समझ में आया ना था? क्या होता है वेव फ्रंट? लोकस पॉइंट, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, ऐसे बोलो। लोकस नॉट फोकस। पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होगा? स्फेरिकल। लीनियर सोर्स का सिलेंड्रिकल। और प्लेनर सोर्स का प्लेनर ही होगा, या अगर लाइट वेव पैरेलल ट्रेवल कर रही है तो उसका जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा? प्लेनर सोर्स, प्लेनर बनेगा। ठीक है, ये सब बता दिया था। हाइगन प्रिंसिपल भी एक्सप्लेन किया था। हाइगन प्रिंसिपल मोटा मोटा क्या बोल रहा है कि वेव फ्रंट का जो ईच पॉइंट है वो एक सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेगा, और उस सेकेंडरी सोर्स को हम क्या नाम देते हैं? वेवलेट्स। ये अंदर रख दे रहे, देख नहीं रहे, फिर तुम्हारी इसके ऊपर चर्चा चालू हो जाएगी, फिर बहस करने लगोगे, फिर मरने मारने पे आ जाओगे तुम। लिखो तो, हेडिंग डालो, हाइगन प्रिंसिपल। कल सारे एक्सप्लेन किए थे कि पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। एक स्फेरिकल वेव फ्रंट से दूसरा स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसे बनेगा, समझ आया था? एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट से दूसरा सिलेंड्रिकल कैसे बनेगा? आओ, आज तुम कैसे रास्ता भूल गए? एक सिलेंड्रिकल से दूसरा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा, तो ऐसे प्लेनर का बना सकते हो ना? इमेजिन कर सकते हो भाई, प्लेन है और उसके सारे जो पॉइंट्स हैं वो किसकी तरह बिहेव करेंगे? पॉइंट सोर्स की तरह। तो उन सब के छोटे छोटे स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेंगे, और उन सब की अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो एक नया प्लेन बन जाएगा। इमेजिन कर पा रहे हो ना? बस ठीक। तो हाइगन प्रिंसिपल के अंदर लिखो, कल जो क्लास भेजी थी देखी थी? फिर तो कहाँ देखी होगी जब ये पूछ रहे हो कौन सी? नहीं, नंबर तो वही है। तो दूसरे जो भी नंबर वो ऐड करवा लो। हाँ भाई, हाइगन प्रिंसिपल लिखो। गगन कल नहीं आया था क्या? क्या बात होगी थी? क्लास देख ली थी तूने? फिर क्या फायदा हुआ रिकॉर्ड करने का? तेरे लिए तो स्पेशल करी थी मैंने रिकॉर्ड, तो ये तो था मेरा स्टार परफॉर्मर क्लास का। तो देख, वरना पता ही क्या चलेगा, आज चल क्या रहा है। एवरी पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट, every point of wave front becomes, every point of wave front, हाइगन प्रिंसिपल। सो जाते हैं बच्चे बीच बीच में, फिर जागते हैं। every point of wave front becomes secondary source of light, secondary source of light. These secondary sources, gives their own light. These secondary sources gives their own light waves, within small time, So these secondary sources produces their own waves, which is also known as secondary wavelets. These secondary wavelets
these secondary wavelets have same speed and same wavelength, as of their primary sources, लाइन चेंज करके नई लाइन में, इसी के अंदर ही चल रहा है आइगन प्रिंसिपल में, लेकिन एक सब एडिंग टाइप डाल लो। फॉर्मेशन ऑफ हाँ चल रहा है आइगन प्रिंसिपल में ही है, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट, वही जो कल एक्सप्लेन किया था, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, तो देखो मान लो ये लाइट का पॉइंट सोर्स है, ठीक है, तो पॉइंट सोर्स के कारण वेव फ्रंट कैसे बनेंगे, स्फेरिकल। तो ये मान लो स्फेरिकल इसका वेव फ्रंट बन गया। ठीक है, हम एक पार्ट ही देख रहे हैं, बाकी सब जगह जो यहां होगा वही बाकी पार्ट में भी होगा। ठीक है, अब हाइगेन का प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि ये जो वेव फ्रंट है इसके सभी पॉइंट किसकी तरह बिहेव करेंगे, एक सोर्स की तरह। भाई करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है, और वो जैसे ये सोर्स है तो इस सोर्स से निकलने वाली लाइट की जो स्पीड है, जो वेवलेंथ है, ठीक है, और ये जो सेकेंडरी सोर्सेज है इनसे निकलने वाली भी लाइट होगी, उसकी भी स्पीड होगी, उसकी भी वेवलेंथ, वो सेम होगी, ऐसा नहीं अलग हो जाएगी, फिर तो वो वेव फ्रंट बनेगा ही नहीं। भाई मान लो यहां से निकल रही है सी स्पीड की लाइट और यहां से c/2 की निकलने लग जाए, तब तो फिर वेव फ्रंट कुछ और बनेगा ना, समझ रहे हो, कुछ और क्यों बनेगा? ठीक है, क्योंकि स्पीड चेंज हो जाएगी, तो वो यहां से जो भी वेव निकलेगी वो सेम स्पीड की निकलेगी। तो हम अगर मान लो यहां से जो वेव निकल रही है उसकी स्पीड क्या है, v, स्पीड ऑफ वेव लाइट, हमने मान लिया v क्या है, स्पीड ऑफ वेव लाइट। तो t टाइम के बाद में वो जो वेव है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी आफ्टर t टाइम। अगर किसी चीज की स्पीड v होती है तो वो t टाइम में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करती है, v इंटू टी करती है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, बेसिक फॉर्मूला। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, तो t टाइम में वेव कितना ट्रेवल करेगी, v इंटू टी। ठीक है, तो मैं नया वेव फ्रंट बनाने के लिए क्या करता हूं कि यहां से d डिस्टेंस यानी कि vt डिस्टेंस का एक क्या बना लेता हूं, इन सोर्सेस के अकॉर्डिंग आर्क बना लेते हैं। तो ये क्या हो गया, मतलब इनकी ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, v इंटू टी है, v इंटू टी, समझ रहे हो। vt डिस्टेंस का हम क्या बना रहे हैं, आर्क बना रहे हैं, vt लेंथ का। d इक्वल्स टू vt। तो ये तो मैंने 4 ही पॉइंट लिए हैं, बाकी इस वेव फ्रंट पर जितने पॉइंट है वो सब किसकी तरह काम करेंगे, सोर्स की तरह काम करेंगे। तो उन सब के vt डिस्टेंस के अगर हम कर्व बनाएंगे और उन सब पॉइंट पर अगर हम एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या बन जाएगी, एक नया वेव फ्रंट बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तुम क्या करना, पहले वेव फ्रंट बनाना, फिर उसके नीचे कर्व बना लेना, तो डायग्राम अच्छा बनेगा। पहले वेव फ्रंट बन जाएगा ना और फिर उस पर टेंजेंट हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, नया स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, ये हो गया अपना स्फेरिकल पॉइंट सोर्स के लिए। लास्ट टाइम हमने सिलेंड्रिकल की तो बात कर ली थी, प्लेनर की भी बात कर लेते हैं। ये मान लो प्लेनर, मतलब हम भाई प्लेन ऐसा होता है तो अगर उसको इस साइड से देखेंगे तो सिर्फ ये लाइन ही दिखाई देगी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा प्लेनर वेव फ्रंट। ठीक है, तो इस वेव फ्रंट के भी जो सोर्स, जो पॉइंट्स हैं वो कैसे काम करेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, तो इन सब पर भी अगर मैं छोटे छोटे स्फीयर बनाऊंगा, क्योंकि ये सब पॉइंट सोर्सेज की तरह बिहेव कर रहे हैं, और इन सब
स्फीयर पे एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये नया प्लेनर वेव फ्रंट बन जाएगा। भाई ऐसे 3D के अंदर सारे, मतलब मैंने तो सिर्फ ये पॉइंट दिखाया, ऐसे ये सारे पॉइंट जो हैं प्लेन के वो किसकी तरह काम करेंगे, सेकेंडरी सोर्स की तरह। उन सब पे जब स्फीयर बनेंगे और उन पे सब पे जब कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो प्लेन ही बन जाएगा दोबारा, तो नया प्लेनर वेव फ्रंट बन गया। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, लेकिन पीछे कभी नहीं बनेगा, हमेशा नए वेव फ्रंट कहां बनेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही बनेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं बनेंगे। ऐसा क्यों है, वो हाइगेन ने एक्सप्लेन नहीं की। समझ गए? ठीक है, डायग्राम बना लो, फॉर्मेशन ऑफ वेव फ्रंट। कुछ डाउट है तो पूछ लो। वेवलेट्स, डी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन टी टाइम। दूसरे वाला प्लेनर वेव फ्रंट, लीनियर के लिए तो फिर सिलेंडर बनाना पड़ेगा। हाँ, प्लेनर रिसोर्स। वैसे प्लेनर सोर्स जैसा कुछ होता नहीं है, ये क्या होता है कि हम लाइट को दूर से देखेंगे ना तो फिर वो हमें प्लेनर वेव फ्रंट की तरह दिखाई देती है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये लाइट जहां से आ रही है वहां पे सोर्स भी कैसा लगा हो, प्लेनर लगा हो। एक्चुअल में प्लेनर सोर्स नहीं हो सकता। क्या बात है, मैं आज कहीं जाना है कोचिंग के बाद में है? नीचे आजा पंखे की। बाकियों की यार नहीं लग रही, तेरे को इतना कैसे हो रहा है? वो लग रही है लेकिन हमें नहीं दिख रहा, तेरा दिख रहा है ज्यादा है। क्या कह रहा है? कौन है? फिरोज? तो आजा, तो आजा, 10 मिनट भी आ रहा है तो कुछ सीखने को ही मिलेगा। हो गया भाई? नेक्स्ट हेडिंग डालो, लिमिटेशन ऑफ हाइगेन प्रिंसिपल या ड्रॉबैक ऑफ हाइगेन प्रिंसिपल। लिमिटेशन और ड्रॉबैक है एक ही बात है, जो मर्जी लिख ले।
टू एक्सप्लेन द, इसमें लिखो, टू एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ, टू एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ बैक वेव, टू एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ बैक वेव, बैक पीछे वाली, बैक वेव, Huygens explained that, Huygens explained that the amplitude of the wave, the amplitude of the wave is maximum in the, is maximum in the forward direction, is maximum in the forward direction, is maximum in the forward direction. Amplitude of the wave is maximum in the forward direction but zero in the backward direction, but zero in the backward direction. But this explanation was not, but this explanation was not satisfactory. ये तो कोई बात नहीं हुई. But this explanation was not satisfactory. ठीक है. अब देखो भाई, हाइगेन ने बता तो दिया कि लाइट क्या है, वेव है, लेकिन सिर्फ बताने से काम नहीं चलता. अब हाँ, सिर्फ बताने से तो काम चलता नहीं. वेव से फिर लाइट के जो फिनोमेना होते हैं वो वेव थ्योरी से सारे एक्सप्लेन भी करने पड़ेंगे. मैन कौन कौन से फिनोमेना होते हैं जो जनरली हम पढ़ते हैं? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, तो वो हम अब एक्सप्लेन करेंगे. तो हेडिंग डालो, रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव, रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव using Huygens principle, using Huygens principle, plane wave using Huygens principle. लिखो, दो तीन लाइन लिखो फिर समझते हैं. let p dash, let p dash represent the, let p dash represent the surface, represent the surface separating, separating medium 1 and medium 2. Where medium 2 is denser medium, medium 2 is denser medium. Let v1 and v2, v1 and v2 be the speed of light, v1 and v2 be the speed of light in medium 1 and medium 2, speed of light in medium 1 and medium 2 respectively. लाइन चेंज करके लिखो, we assume that, we assume that a plane wavefront, we assume that a plane wavefront AB, a plane wavefront AB propagating in the direction, propagating in the direction A dash, propagating in the direction A dash, incident on the, incident on the interface, incident on the interface at an angle I, small I, small I. Let small t, let small t be the time taken by,
let small t be the time taken by wave front to travel the distance bc, wave front to travel the distance bc. देखो देखो जो जो लिखा है वो ही मैं बना रहा हूं. पहले क्या माना कि एक इंटरफेस है, उस इंटरफेस का नाम क्या रखा, पी डैश. ठीक है, इस पी डैश इंटरफेस, ये इंटरफेस क्या कर रहा है, दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है. इसके ऊपर तो है मीडियम 1 और इसके नीचे है मीडियम 2. तो अगर इसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है और मान लेते हैं इसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, तो डेंसर मीडियम किसको बोला है, मीडियम 2 को. तो कौन सा ज्यादा रेफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका बड़ा होगा, मीडियम 2 का ही होगा, यानी कि n2 ग्रेटर देन n1. ठीक है, फिर हमने माना कि इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट कर रही है, लेकिन यहाँ पे लाइट वेव की फॉर्म में, मतलब रे की फॉर्म में इंसिडेंट नहीं करेगी जैसे हम पिछले चैप्टर में कर रहे थे. वहां क्या कर रहे थे, एक रे आई और रिफ्लेक्ट हो गई, या रे आई और रिफ्रैक्ट हो गई. ठीक है, तो वो तो रे थी, यहां पर क्या आएगा, वेव आएगी. और वेव, हमें वेव तो दिखाई नहीं देती, हमें क्या दिखाई देता है, वेव फ्रंट दिखाई देता है. तो यहाँ पे क्या आएगा, वेव फ्रंट आएगा. तो वेव फ्रंट हमने कैसा मान लिया, प्लेनर वेव फ्रंट मान लिया. समझ रहे हो कि ऐसा मान लो कि ये जो इंटरफेस है तो ये प्लेन हो गया, तो तुम्हें प्लेन आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये प्लेन इसके ऊपर ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, प्लेन इंसिडेंट हुआ इस मीडियम पर और फिर इस मीडियम में क्या हो गया, रिफ्लेक्ट होके आगे ट्रेवल कर गया. समझ गई क्या हुआ, पूछ. हाँ, कल वाली क्लास नहीं लगाई ना तूने, इसलिए. ठीक है, तो लाइट का जो वेव आएगी ना, उसका प्लेनर, यानी कि बहुत सारी पैरेलल वेव्स आ रही हैं, तो उनका वेव फ्रंट कैसा दिखाई देगा, प्लेनर दिखाई देगा. ठीक है, तो हम यहाँ पे किस फॉर्म में देखेंगे, इसीलिए हाइगेन ने पहले एक्सप्लेन कर दिया, उसे पता था आगे जान खाएंगे मेरी, तो उसने सबसे पहले क्या बताया, वेव फ्रंट ही बताया कि भैया अगर वेव पढ़ोगे तो वेव में तुम्हें क्या देखना पड़ेगा, वेव फ्रंट. तो यहाँ पे एक वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ इस सरफेस पे, उस वेव फ्रंट को हमने क्या बोल दिया, ए बी. उस वेव फ्रंट को हमने क्या बोल दिया, ए बी. दूसरी बात, लास्ट टाइम हमने क्या बात करी थी, कोई भी वेव फ्रंट होगा, कैसा भी हो, सिलेंड्रिकल हो, स्फेरिकल हो, प्लेनर हो, उस वेव फ्रंट में जो वेव की प्रोपेगेटिंग की जो डायरेक्शन होगी, उनके बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा. तो ये कैसा वेव फ्रंट है, प्लेनर. तो इसमें जो वेव प्रोपेगेटिंग डायरेक्शन होगी वो तो ऐसे होगी, तभी तो ये 90 डिग्री एंगल बनेगा. समझ रहे हो भाई, प्लेनर वेव फ्रंट में क्या होता है, बहुत सारी पैरेलल वेव ही तो चल रही होती है. ठीक है, तो ये पैरेलल वेव्स जो है, इनका इससे कितना, वेव फ्रंट से कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री. समझ रहे हो. अब ये वेव फ्रंट आया, तो इस वेव फ्रंट को मैंने ऐसे इंसिडेंट माना कि वेव फ्रंट का ये एंड तो पहले ही इंसिडेंट हो गया और ये एंड अभी तक इंसिडेंट नहीं हुआ. अच्छा, ये यहां पर होगा क्या, रिफ्रैक्शन होगा. तो यानी कि जब तक ये पॉइंट यहां से यहां तक आएगा, तब तक ये तो दूसरे मीडियम में जा चुका होगा. समझ रहे हो कि नहीं. ठीक है, तो वही समझते हैं हम सारी चीजें. ये हो गया ए. अच्छा, जब भी वेव फ्रंट कुछ भी इंसिडेंट होगा किसी सरफेस पे, तो एंगल आई बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, नॉर्मल चाहिए. तो नॉर्मल क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर. तो ये मैंने क्या बना लिया, नॉर्मल बना लिया. नॉर्मल है तो इंसिडेंट जो लाइट है और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना होगा, इंसिडेंट एंगल होगा. होगा कि नहीं होगा. अच्छा, लाइट, भाई रूल तो, बेसिक रूल तो नहीं बदलेंगे ना, कि लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो किधर बैंड होगी, बैंड तो होगी ना, तभी तो स्पीड चेंज होगी. अगर बैंड ही नहीं होगी तो स्पीड कैसे चेंज होगी. भाई बिना बैंड हुए सीधी अगर चली जाएगी, इसका मतलब तो स्पीड क्या है, सेम है, लेकिन बैंड होगी. तो लाइट जा रही है रेयर से डेंसर मीडियम में, तो किधर बैंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल. अगर ये डेंसर मीडियम है, मैं इसका उल्टा भी एक्सप्लेन कर दूंगा, सेम ही चीज होगी. अगर इसको ढंग से समझ लिया तो उल्टा वाला तुम खुद भी कर सकते हो. मतलब लाइट जा रही है डेंसर से रेयर मीडियम में, लेकिन वहां पे एक चीज ध्यान रखनी होती है, जब भी लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही होती है तो एक फिनोमिना और हो जाता है. कौन सा होता है, TIR हो जाता है. तो ये हमें अलग से वहां पे मेंशन करना होगा कि जो इंसिडेंट एंगल है इज लेस देन टू क्रिटिकल एंगल, क्योंकि अगर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो गया तब क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा. ठीक है,
तो ये लाइट को जाना तो चाहिए था ऐसे, लेकिन नहीं जाएगी, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। समझ रहे हो? तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, तो ये एंगल कौन सा होगा? रिफ्रैक्शन एंगल होगा। अच्छा, मैं रे दिखा रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में जा कौन रहा है? वेव फ्रंट जा रहा है। ठीक है, तो जितनी देर में ये यहां से यहां आएगा, मान लो इस लाइट को या इस वेव फ्रंट, बचे हुए जो वेव फ्रंट है उसको यहां से यहां आने में, भाई डायरेक्शन तो यही बनानी पड़ेगी मेरे को, यहां से यहां आने में, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया BC, B से C तक आने में कितना टाइम लगा? T टाइम लगा। और इस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है? V1 है। इस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है? V1 है। और इस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है? V2 है। तो अगर V1 स्पीड से पॉइंट लाइट को पॉइंट B से पॉइंट C तक आने में T टाइम लग रहा है, तो BC डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? V1 इंटू T। BC की वैल्यू क्या हो जाएगी? V1 इंटू T। अरे डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, सिंपल। ठीक है। अच्छा, जितनी देर में ये यहां से यहां आया है उसमें टाइम T लगा, तो उस T टाइम में ये यहां से आगे भी कहीं कुछ दूर तो ट्रेवल करेगा। हाँ, उससे थोड़ा कम करेगा। क्यों? क्योंकि स्पीड क्या हो गई? क्योंकि स्पीड क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, लेकिन टाइम तो चेंज नहीं होता ना, टाइम की स्पीड तो कम ज्यादा नहीं होती। ठीक है, तो मान लिया ये थोड़ा कम ट्रेवल किया, तो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस क्या हो गई? V2 इंटू, सही बात है, टाइम तो वही रहेगा लेकिन स्पीड चेंज हो गई। तो ये वेव फ्रंट यहां से यहां तक आए में ये ऐसे आ जाएगा वेव फ्रंट। तो ये तो हो गया मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये हो गया मेरा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। जो बोला समझ में आया? जो बनाया डायग्राम बना। बना लिया डायग्राम? डायग्राम बनाते टाइम एक एक लाइन, एक एक चीज को तुम्हें समझना है। कोई भी बात समझ में नहीं है वो दोबारा पूछ लेना भाई, क्योंकि सारा खेल डायग्राम का ही है। इसमें डायग्राम आ गया तो डेरिवेशन भी हो गया।
चले आगे। देखो भाई, तो हमें प्रूव क्या करना है वो तो नहीं भूलना ना। टॉपिक क्या चल रहा है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करना है, ठीक है। अब वो बात तो प्रूव क्या करनी है कि भाई, देखो मैं बाहर निकालू, कितनी बार वार्निंग दूं तेरे को कि भाई इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल वो तो सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। मैन क्या है, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। सही बात है, ठीक है। तो उसके लिए हमें आई आर तो यहाँ क्लियरली दिखाई देने चाहिए। देखो यहां पर ये तो है इंसिडेंट लाइट और ये है वेव फ्रंट। हमें पता है इंसिडेंट लाइट और वेव फ्रंट में कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। दूसरी बात, ये है नॉर्मल और ये है सरफेस, इसमें भी एंगल कितना बनता है, 90। तो देखो अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस आई। अरे होगा कि नहीं होगा। और ये 90 माइनस आई है तो ये एंगल कितना होगा, आई, क्योंकि ये पूरा 90 हो गया, ये पूरा 90 है और ये 90 माइनस आई है, तो ये बचा हुआ क्या हो जाएगा, आई। सही बात है भाई, ठीक है। देखो ये एंगल कितना है, ये तो 90 है क्योंकि ये वेव प्रोपेगेशन डायरेक्शन है और ये क्या है, वेव फ्रंट है। ये एंगल अगर आर है तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस आर होगा। तो 90 माइनस आर, ये 90 माइनस आर हो गया, ये 90 हो गया, तो ये एंगल कितना होगा, आर। भाई ट्राइंगल बन गया ना, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180। तो ये 90 है, ये 90 माइनस आर है, तो ये बचा हुआ कितना होगा, आर ही होगा। तभी तीनों का सम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। देखो अब यहां पे दो ट्राइंगल बने, ट्राइंगल ए बी सी दिख रहा है सबको। दूसरा ट्राइंगल ए ई सी, ये भी दिख रहा होगा, ठीक है। ट्राइंगल एबीसी में देखो ये एंगल कितना है, ये एंगल भी तो 90 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहां से साइन आई की वैल्यू निकालो, क्योंकि हमें स्नेल्स लॉ प्रूव करना है, तो साइन आई और साइन आर तो चाहिए। समझ लो इसको, नोट तो दो लाइन ही है, कभी भी कर लोगे। साइन आई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, बीसी। और हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, हाँ गगन, ट्राइंगल एबीसी में हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, ए बी होएगा। कैसे, ए बी क्यों नहीं होएगा, पेपर में भी तुम ही बताओगे क्या इसको जाके, कोई कुछ वो कोशिश तो कर रहे हैं। हाँ तू बताओगे क्या होगा हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने वाला। भाई ये इन दोनों के बीच में तो एंगल 90 बन रहा है ना, तो जिन दो साइड के बीच में एंगल 90 बनता है उनमें एक तो बेस होती है, एक परपेंडिकुलर होता है, तो बचा हुआ ही क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। तो बीसी अपॉन एसी। यहां से साइन आर की वैल्यू क्या होगी, साइन आर इक्वल्स टू, हाँ गगन, साइन आर इक्वल्स टू, बिल्कुल ध्यान नहीं है बेटा। लास्ट में तो ऐसे आएगा, सर मेरे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, पास होना है बस, ये हाल हो जाएंगे। गगन से पूछ रहा हूं मैं, बता साइन आर क्या होगा, वो तो पता है मेरे को, वैल्यू बता। हाँ भाई, ए ई अपॉन ए सी। ए ई क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ए सी क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। तो साइन आई, बीसी की वैल्यू क्या होगी, बीसी की वैल्यू क्या है, V1 इंटू टी अपॉन ए सी। और साइन आर, ए ई की वैल्यू क्या है, ए ई ये है ना, V2 इंटू टी, V2 इंटू टी है, लिखा था बेटा,
तो तेरे डायग्राम में देख, हाँ फिर पूछ ही क्यों रहा है? इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, अब मेरे को स्नेल्स लॉ प्रूव करना है, तो इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 में डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 का, तो इस साइड तो क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर, और उधर क्या हो जाएगा, v1t अपॉन ए सी अपॉन v2t अपॉन ए सी। तो ए सी से ए सी कैंसिल, तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू टी से टी भी कैंसिल हो जाएगा, v1 अपॉन v2। प्रूव क्या करना था, n2 अपॉन n1, वो कैसे आएगा? 9 चैप्टर पढ़ा हुआ होगा तो याद आ जाएगा। बताओ भाई। अगर एकदम बेसिक पे जाए तो v और n में क्या रिलेशन होता है, v इक्वल्स टू सी अपॉन n होता है, सिंस v इक्वल्स टू सी अपॉन n, तो v1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c अपॉन n1, और v2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c अपॉन n2। तो बस ये v1 और v2 की वैल्यू रखनी, तो साइन i अपॉन साइन r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू n2 अपॉन n। एक और चीज कर सकते हैं लैम्डा की फॉर्म में, वो क्या होती है, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। तो ये प्रूव हो गया। तो हाइगेन ने प्रूव कर दिया लाइट को वेव कंसीडर करके लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये हमने कब प्रूव किया है, जब लाइट जा रही है रेयरर से डेंसर मीडियम में। सपोज तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आए और वो बोलते लाइट जा रही है डेंसर से रेयरर मीडियम में, तब बस इतना सा ही चेंज करना है तुम्हें कि ये जो लाइट है इसको यहां से एक मीडियम से दूसरे में जा रही है तो वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बाकी एंगल वही है, ये आर होगा तो वो 90 माइनस आर ही होगा, ये 90 होगा, बाकी सब सेम है। बस डायग्राम में थोड़ा सा क्या चेंज होगा कि वो लाइन थोड़ा सा ऐसे बन जाएगी, तो ये एंगल आर हो जाएगा, तो ये बचा हुआ क्या हो गया, 90 माइनस आर ही होगा, और ये वापस आर ही हो जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या फर्क आएगा? हाँ, लॉ में तो फर्क नहीं आएगा, एंगल में तो फर्क आएगा, डायग्राम में फर्क आएगा। लॉ में क्या फर्क है, साइन आई और साइन आर की वैल्यू में क्या फर्क है, वो भी हो जाएंगे। लास्ट में क्या n2 अपॉन n1 नहीं आएगा। तो स्नेल्स लॉ तो यही होता है ना, हमें एंगल की वैल्यू से थोड़ी लेना देना होता है, हमें लेना देना होता है साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। वो प्रूव कर दी हमने, n2 अपॉन n1। बस, तो एंगल 30 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, वो तो कुछ भी हो सकता है। नोट कर लिया? तो देखा जाए तो ये चैप्टर पिछले चैप्टर से आसान है, बस इसमें तुम नए नाम ज्यादा सुन रहे हो और कुछ नहीं है। उसमें कुछ नेम ऐसे थे जो तुमने 10th क्लास में सुने हुए हैं, लेकिन टफ था वो, आगे और डीप में गए हम चीजों में, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ नहीं है ज्यादा, वैसे आएगा अभी ज्यादा तो लेकिन बेसिक ठीक है, अच्छा है। भाई देखो, अगर पहले ही चीजों की इमेज बना लोगे ना, टफ है, ऐसा है, ये क्या आ रहा है, तब तो वो कुछ समझ में नहीं आएगा। और अगर ऐसे रखोगे कि ठीक है कुछ नई बात सीखने को मिली है, ठीक है, तो फिर चीजें आसान लगेगी, इंटरेस्टिंग लगेगी। सब क्या होगा, किस चीज से? गर्मी लग गई है हो गया भाई, चलो। तो ये हो गया लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एक काम तुम्हें मैं दे देता हूं, ये तो हो गया रेयरर से डेंसर, दूसरा तुम खुद करना, ठीक है। सिंपल डायग्राम बना के प्रूव ही करना। करो बेटा, इतना सा करा करो, अभी नहीं, घर से करके लाना, होमवर्क। कब है? काय का? मैथ और बायो तो तुम्हारी फिंगर टिप्स पे है।
अरे मैथ, जिन्होंने मैथ ली कुछ सोच समझ के ली थी ना, और जिन्होंने बायो ली थी उन्होंने भी सोच समझ, बिना सोचे समझे ले ली थी। करना है, 5 मिनट का ही काम है, डायग्राम ही तो बनाना, और करना क्या है। अपने सेकंड बात करते हैं, ये तुम्हें करना है, होमवर्क डाल लो। रिफ्रैक्शन ऑफ वेव थ्रू डेंसर टू रेयर मीडियम, वहां वो जो मैंने बात बताई वो लिखनी है कि क्या इमेजिन करना है कि जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से कम है, क्योंकि ज्यादा होते ही क्या हो जाएगा, उसके इक्वल भी नहीं है, इक्वल होते ही क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री बन जाएगा, तो वो डायग्राम नहीं बनेगा तुमसे। रिफ्रैक्शन एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो हमें क्या मानना है, कम ही मानना है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, रिफ्रैक्शन थ्रू रेयर टू डेंसर मीडियम। सेकंड पॉइंट हो गया रिफ्रैक्शन थ्रू, हेडिंग लिख लो सेकंड पॉइंट की, रिफ्रैक्शन थ्रू डेंसर टू रेयर मीडियम। हालांकि चांस कम है उसका आने का, लेकिन पूछ सकता है फिर भी। रिफ्रैक्शन थ्रू डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक है। थर्ड पॉइंट अपने बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, थर्ड पॉइंट लिखकर हेडिंग डालो, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव बाय प्लेन सरफेस। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव बाय प्लेन सरफेस, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव बाय प्लेन सरफेस। अब हम क्या देखेंगे, रिफ्लेक्शन देखेंगे। रिफ्लेक्शन में क्या प्रूव करना होता है, एंगल आई इक्वल है एंगल आर के, तो ये सबसे बढ़िया बात है। और ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक आधा आता ही रहता है हर साल लगभग, तो तुम्हारी किस्मत ही खराब है उस साल ना आए वो अलग बात है, बाकी लगभग हर साल ही आता है, चाहे आरबीएससी हो चाहे सीबीएसई हो, ठीक है। अब इसका फायदा ये इन टॉपिक का कि तुम्हें पता है तुम्हें करना क्या है, और जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हें करना क्या है तब तुम कुछ ना कुछ करके कर ही देते हो, ये फायदा है। अगला वाला, ये जो रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक है वो और ही आसान है। पहले थ्योरी लिखवा देते ना 2-3 लाइन लिखो। कंसीडर अ प्लेन वेव, कंसीडर अ प्लेन वेव ए बी, कंसीडर अ प्लेन वेव ए बी इंसिडेंट एट एन एंगल आई, इंसिडेंट एट एन एंगल आई on a reflecting surface, on a reflecting surface mn, on a reflecting surface mn, mn klmn, if small v, if v represent the speed of the wave, if small v represent the speed of the wave in the medium and small t in the medium and small t represents the time taken, represents the time taken by the wave front by the wave front to reach from the point, to reach from the point B to C, to reach from the point B to C। देखो भाई, इस बार जो सरफेस होगी वो सरफेस कैसी होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, ठीक है। सरफेस का नाम क्या रख दिया, mn। सरफेस पर एक प्लेन वेव इंसिडेंट हो रही है, तो ये होगी प्लेन वेव इंसिडेंट, ठीक है। ये ए ये बी, प्लेन वेव इंसिडेंट हो रही है तो वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन क्या होगी, उसके परपेंडिकुलर। तो प्लेन वेव की डायरेक्शन क्या होगी, उसके परपेंडिकुलर, ठीक है। अब
इस बार कैच क्या है कि जो लाइट है वो अगले मीडियम में नहीं जाएगी, इस बार क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो देखो कुछ ऐसा हो रहा है, इमेजिन करने की कोशिश करना, अगर इमेजिन कर लिया तो समझ में अच्छा है कि ये प्लेन आ रहा है, ठीक है, ये प्लेन आया ऐसे और सरफेस पे देखो ये एज तो पहले इंसिडेंट हो गया और ये एज है वो अभी क्या है, हवा में। अब ये इंसिडेंट हो गया तो ये पहले क्या होगा, रिफ्लेक्ट भी होगा, तो ये तो रिफ्लेक्शन होना चालू हो जाएगा इसका, लेकिन वो तो अभी इंसिडेंट ही नहीं हुआ बेचारा, ठीक है। तो ये ऐसे होगा, ये ऐसे आया और ये ऐसे जाएगा, समझ रहे हो भाई, वो ये पॉइंट तो नीचे आ रहा है, ये वाला ये पॉइंट तो आ रहा है नीचे, और ये पॉइंट क्या हो गया, इसका रिफ्लेक्शन होना चालू हो गया। और रिफ्लेक्शन भी कैसे होगा, अगर ऐसे आया है तो ऐसे ही रिफ्लेक्शन होगा भाई, ये तो कॉमन सेंस की बात है, कोई चीज ऐसे आ रही है प्लेन सरफेस पे तो रिफ्लेक्शन होगी कैसे जाएगी, उस डायरेक्शन में जाएगी, वापस इधर तो आएगी नहीं, ठीक है। तो देखो ये ऐसे आ रहा है, अब ये पॉइंट देखो ये उधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, और ये पॉइंट ऐसे आ रहा है, समझ रहे हो इस बात को, अरे इमेजिन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ये प्लेनर वेव फ्रंट है जो ऐसे आ रहा है, ठीक है, इंसिडेंट हो गई। अब जितने टाइम में ये वेव फ्रंट पॉइंट बी से पॉइंट सी तक आएगा, पॉइंट बी से पॉइंट सी तक आएगा, उतने टाइम में इसका भी क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन इस बार एक और बढ़िया बात क्या है कि मीडियम वही है, जिस मीडियम में इंसिडेंट हुआ है उसी मीडियम में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी क्या, स्पीड ऑफ लाइट कब चेंज होती है, जब मीडियम चेंज होता है, तो मीडियम चेंज ही नहीं हो रहा। तो पहले मैं थोड़ा सा इंसिडेंट एंगल भी दिखा देता हूं, तो उसके लिए मैं क्या बना लेता हूं, नॉर्मल। तो नॉर्मल से इंसिडेंट एंगल कितना होगा, आई। अब ये आई तो ये भी तो आई होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा, अरे देखा है कि नहीं, बना लेना, 2 मिनट रुक जाओ, समझ लो इसको। अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल भी क्या होगा, आई होगा। अब देखो भाई, जब तक ये यहां से यहां तक आएगा तब तक ये यहां से यहां जा चुका होगा। अच्छा, जितना ये यहां से यहां ट्रेवल करेगा, जितनी डिस्टेंस, क्या वो सेम डिस्टेंस ये भी ट्रेवल करेगा, कैसे पता चला, स्पीड से, क्योंकि यहां से यहां तक इसको जितना टाइम लगेगा टी में, इसको भी उतना ही टाइम लगेगा, और दोनों की स्पीड क्या है, सेम है। भाई यूं मान लो 2 अलग अलग स्टूडेंट्स है, एक इस डायरेक्शन में भाग रहा है, एक इस डायरेक्शन में भाग रहा है, ठीक है, दोनों की स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकंड, इसकी भी स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल 2 सेकंड में दोनों की कितनी होगी, 20 मीटर ही तो होगी, ठीक है। तो डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन डिस्टेंस क्या होगी, दोनों की इक्वल होगी, ठीक है। तो ये वेव फ्रंट था, ये वेव फ्रंट कौन सा है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। और अब देखो ये वेव फ्रंट ऐसे आ चुका है, तो अब जो वेव फ्रंट है वो तुम्हें ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, वेव फ्रंट है। भाई देखो ये तो है इंसिडेंट वेव फ्रंट, समझ गए। टी टाइम के बाद में क्या होगा, ये वेव फ्रंट ऐसा हो जाएगा, तो इस वेव फ्रंट को क्या बोलूंगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। समझ आ रहा है ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये पॉइंट तो इधर जा चुका होगा और ये पॉइंट यहां आया, तो ये हो गया ना। टी टाइम के बाद में हमें ये दिखाई देगा, ये दिखाई नहीं देगा पहले वाला, अरे दिखाई देगा कि नहीं, ठीक है। तो इसको क्या, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड, किसकी आवाज आई, वेव फ्रंट, ठीक है। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं ई। तो ए ई और बी सी, इन दोनों की वैल्यू किसके इक्वल होगी, वी इंटू टी। भाई यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा, वी इंटू टी टाइम लगा, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वी इंटू टी। अरे होगी कि नहीं होगी, ठीक है। अब देखो ये एंगल आई है, तो अगर ये सरफेस ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, तो ये मान लेता हूं मैं कुछ रिफ्लेक्शन होगा। भाई यहाँ पे वही नॉर्मल बनाऊंगा तो वो रिफ्लेक्शन एंगल, तो ये एंगल आर हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे को प्रूव क्या करना है कि एंगल आई किसके इक्वल है, एंगल आर के। जितने हिंट देने थे मैं तुम्हें सब दे चुका हूं, प्रूव कर सकते हो क्या, क्या टूल कौन सा है तुम्हारे पास प्रूव करने के लिए, जरिया, जरिया, दिमाग भी तो है, पेन के साथ और क्या चाहिए है, क्या बात है, सही बात, हाँ स्नेल्स लो, वाह बेटा, इतना दिमाग भी नहीं लगाना कि ट्रायंगल से क्या करें, ट्रायंगल से हाँ 2 ट्रायंगल है, ए ई सी और ए बी सी। एंगल E 90 है
और एंगल बी भी 90 है, सही बात है। भाई दोनों ट्राइंगल में ऐसा क्या प्रूव करूं कि मैं एंगल आई को एंगल, पता तो है मेरे को दोनों इक्वल है, लेकिन बोलूं कैसे, ऐसे थोड़ी मन में आया बोलूं। हाँ ठीक है, तीनों की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, इक्वल है, ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। भाई ट्रिपल एस रूल लगा दो तो ट्रिपल ए अपने आप लग रहा है, ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर प्रूव हो गए। दो ट्राइंगल अगर सिमिलर प्रूव हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल देखो, ये साइड और ये साइड, इस साइड की डिस्टेंस कितनी है, VT, इस साइड की लेंथ कितनी है, VT, और ये AC है। AC साइड तो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल AEC और ट्राइंगल ABC। तो देखो ट्राइंगल AEC में AE और ABC में BC क्या इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल की एक एक साइड इक्वल होगी। दूसरी AC तो दोनों में कॉमन ही है, तो AC तो AC की इक्वल ही होनी है, ठीक है। तीसरा क्या बच गया, EC, तो EC क्या है, वेव फ्रंट ही तो है। अब वेव फ्रंट दूसरे मीडियम में तो गया नहीं, और अगर इस मीडियम में है तो वेव फ्रंट की लेंथ चेंज होने का कोई रीजन हमारे पास नहीं है, तो यानी कि EC भी किसके इक्वल होगा, EC इक्वल होगा AB के, तो सब कुछ इक्वल हो गया। तो दोनों ट्राइंगल क्या प्रूव हो गए, सिमिलर, ठीक है। दूसरा एंगल से भी देख लो, एंगल से भी दिख रहा है इसमें, देखो एंगल E जो है, एंगल E एंगल B दोनों किसके इक्वल है, 90 के ही तो इक्वल है, ठीक है। तो देखो अगर ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड दोनों में कॉमन है, तो दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो यही होगा, मतलब सॉरी ये एंगल होगा इसका ये और इसका ये R, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो ट्राइंगल AEC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ABC के, तो इसलिए एंगल I एंगल R। समझ आई कहानी, अरे आसान था। भाई तुम्हें कुछ याद भी नहीं रहता ना, तो सबसे आसान टॉपिक मेरे को यही लगा कि मेरे को पता है एंगल I एंगल R प्रूव करना है। इसमें दो ट्राइंगल दिख गए और दोनों ट्राइंगल मेरे को पता है क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए, तो जबरदस्ती लिख दो, तुम्हें कुछ देखना ही नहीं है। AE इक्वल टू BC, AC इक्वल टू AC, वो सब लिख के सीधा लिख दो, बस सिमिलर है तो एंगल I इक्वल टू एंगल R होगी। तो बोर्ड के हिसाब से तो ऐसा हो सकता, समझ गए, लिख लो इसको डायग्राम बनाकर। जाओ, कोचिंग का हो रहा है, बस का हो रहा है, ट्रेन का हो रहा है, जो टाइम हो रहा है जाओ। नहीं छोड़ी, नहीं छोड़ी ना, छोड़ी क्या, तो यार 6 बजे तो तू यहां से निकल ही गया था, 5:55 में वहां से चलती है, तुम ही कह रहे थे 10 मिनट यहां लग जाएंगे बस को आने में, तो बढ़िया बात है, तुम्हारी दोस्ती पक्की होगी। पक्की दोस्ती बनाने के लिए घर की दोस्ती बनानी होती है। है बेटा, क्या आ रहा एंगल, ये रिफ्लेक्शन है भाई, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है तो कुछ तो एंगल होगा, तो मैंने एंगल R बोल दिया और वो रिफ्लेक्शन का ही एंगल होगा, क्योंकि ये इंसिडेंट था वेव फ्रंट और ये कौन सा वेव फ्रंट है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, तो इसको रिफ्लेक्शन एंगल ही बोलेंगे।